आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन 1765 तक अन्य शक्तियां यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था, जैसे ये मानचित्र में दर्शाया गया है। मुगल साम्राज्य बाहरी सीमा 1700, लाहौर, सिख साम्राज्य गुजरात, जाट साम्राज्य अवध, मालवा, मराठा, हैदराबाद, बंगाल, ये जो बाहरी सीमा डॉट डॉट दर्शाई गई है, ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है और इनके अंदर ये आंतरिक राज्य है। हमें ये दर्शाते ही कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदली शुरू हो गई थी। हमें 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये डायग्राम में दर्शाया गया, ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र मध्य 18वीं शताब्दी, बिहार, बंगाल, मुर्शिदाबाद, पटना, ये सब 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत थे। उत्तरी सरकार जो उड़ीसा का क्षेत्र है। मुगल साम्राज्य और परिवर्तित मुगलों के लिए संकट की स्थिति। मुगल साम्राज्य की अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे, ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1689 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। इसे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आने लगी। मतलब जैसे ये मुगल साम्राज्य था तो उसमें कुछ और साम्राज्य विकसित होने लगे, जैसे अवध, बंगाल। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ राजस्व में ये ज्यादा राजस्व इकट्ठा करने लगे, तो यहाँ राजस्व कम पहुंचने लगा। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया था। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोह समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा। उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह ने लूट में साथ साथ तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन ले गया था। कौन? नादिर शाह। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने उसे और भी कमजोर बना दिया। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुर्रानी, अर्थात तुर्क मूल के थे। काफी समय तक परिवर्तित मुगल बादशाहों इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखियत 1713-1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों
अहमद शाह 1748, 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी के राज्य थे मराठों, सिखों, जाटों के राज्य थे जो काफी सशस्त्र संघर्ष के बाद में मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ले गए थे। पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ उनमें से 3 राज्य सबसे प्रमुख थे, अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान जो अवध के संस्थापक थे, मुर्शिद कुली खान बंगाल के और आसफ जहां हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहां और मुर्शिद कुली खां दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा दिया गया था। जात मतलब एक पद सा होता था, मतलब ये इस जात का, जैसे अभी ग्रुप ए ग्रुप बी होता है वैसे जात होती थी, मिला। और सादत खान को उसकी जात 6000 थी, सादत खान की। आसफ जहां और मुर्शिद कुली का 7000 और सादत खान की 6000। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जहां 1724 से 1748 जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने। मुगल बादशाह फर्रुखियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे स्वतंत्र अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया था। 1720-22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों, मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहां अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वे अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जहां द्वारा पहले से लिए गए निर्देशों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्रों के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहा। पूर्वी दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उसकी महत्वाकांक्षा ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण पूरी नहीं हो सकी। निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का वर्णन 1790। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों के सांकेतिक वेतन लगभग 100 रुपए था। कहानी बताएगी। अवध, बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से था। कौन? अवध। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था, गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बना। कौन? बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभावों को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों के द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। वह नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया।
उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों, महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों, महाजनों जैसे कई नई सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावित करने लगे। बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे, नायब थे। जबकि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह ही उसने भी राज्य को राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमा लिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल लिया जाता था। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया और राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740-1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती है। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। और दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी के साथ ठेके पर दिए थे। इजारेदारों की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। ये साहूकार, महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार में देते थे। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अभिराज्यत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। महाराणा प्रताप 1572 में उदयपुर व मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राज गद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अभिराज्यत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर, अंबर मतलब जयपुर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहते थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। जब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की कुटीर राजनीति में अपने पैर पसारे। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण किया और उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने बूंदी को बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी मिली। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियान ने इन रजवाड़ों को पर भारी दबाव डाला शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया।
जयपुर के राजा जयसिंह 1732 के एक फ्रांसीसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार बने। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। जयपुर में जंतर अंबेर अर्थात जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण लगे हुए हैं। आजादी हासिल करना। सिख 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम किया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के थे। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी उनके पिता और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावका दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देश में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया जिससे उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया गया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सुरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। किसने? शिवाजी ने। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैलते हुए थे। यद्यपि वे विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम की और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किसने? रणजीत सिंह ने। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासक का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627-1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुंभी मराठों की सेना के मुख्य आधार बनाए गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार में के हाथ में रही। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठे राज्य की राजधानी बना। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकल जाते थे और शहरों और कस्बों पर हमला करते थे
और मुगल सेना के ऐसे ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। चौथ क्या होता है? चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। जमींदार जो भू राजस्व वसूल करते उसका 25% दक्कन में मराठा वसूल करते उसको चौथ बोलते थे। सुरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% सुरदेशमुखी। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेशों को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सुरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैला। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिला और उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था तैयार की। अब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी। कृषि को प्रोत्साहन किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधियों के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रम में फलता फूलता रहा। महत्वपूर्ण वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरे। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र थे। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वो एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है। किसे? बाजीराव प्रथम को। तथा मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगालियों के खिलाफ अन्य सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व किया। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंच गई, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य की स्थापना आधुनिक राज्य राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल के कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे महत्वपूर्ण किलों में से है। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं-18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली, आगरा के दो शहरों के बीच के क्षेत्र पर जाना हो गया था। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, बल्लभगढ़ शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य बना। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैन्य मराठों से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़े। जहाँ भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहाँ दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। दिग का किला
बांग्ला गुम्बद। फ्रांसीसी क्रांति। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारियों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्यम वर्ग, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाव कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों को विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जुड़े जड़ पकड़ी। सूबेदार। सूबेदार का मतलब होता है प्रांतीय सूबेदार। फौजदार। फौजदार एक मुगल सैन्य कमांडर। इजारेदार एक राजस्व कृषक। मिस्ल। मिस्ल का मतलब होता है सिख योद्धाओं का समूह। चौथ मराठों द्वारा वसूल की जाने एक कर व्यवस्था। कुनबी मराठा कृषक योद्धा होता है कुनबी। उमरा उच्च अभिजात। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी। उमराव जागीर प्रमुख प्रशासनिक पद के शक्तिशाली अंग थे। आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में की। अवध राज्य का संस्थापक था। एनसीईआरटी क्लास 7 समाप्त होती है। सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।